अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं आयशा सलमान। सबसे पहले पाकिस्तान लाइव में आज की टॉप स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ अली डार। आज की टॉप स्टोरीज पहले शामिल करते हैं। आज के पाकिस्तान लाइव के अंदर बहुत सारी अहम खबरें आप तक आज पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान लाइव में आज जिक्र करने जा रहे हैं ओवर बिलिंग का जो मामला है। पहले ही लोग महंगाई से खासे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि ओवर बिलिंग भी की जा रही है। इसकी तस्दीक भी हो गई है। इसके अलावा इलेक्शन के लिए 17 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ये एक मामला था जो ज़िल तवा था, वो फाइनली हल हो बिल्कुल। गया। और एक और बहुत अहम मामला है निकाह केस का। मोनिका के मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और बयान में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नून लीग एक्टिव है, टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इसको इजलास भी किए गए हैं और मुख्तलिफ जोन्स में इसको कन्वर्ट कर लिया गया है। आज किन किन शहरों के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे, इस पर बात करेंगे। और एक बहुत अहम बयान भी कल से गर्दिश कर रहा है, उस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा पेशावर में धमाका हुआ, 7 अफराद ज़ख्मी हैं। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। बिल्कुल, इसकी बात भी करेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक पेशरफ्त है। लर्नर लाइसेंस जो है उसमें 1000 रुपये अब वो दस्तियाब होगा। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो ये है नाजरीन कि इस्लामाबाद में मुबैना गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब किए गए हैं। अदालत ने समात 8 दिसंबर तक अब मुलतवी कर दी है। खावर मोनिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान कलमबंद करवाया है। गवाह मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों एक साथ कमरे में मौजूद रहते। जब मैं कमरे में दाखिल होता तो मुझे गालियां देकर बाहर निकाल देते। अदालत ने पूछा, क्या आप रो रो कर इतने कमज़ोर हो गए हैं? दरख्वास्त गुजार वकील जुम्मे को केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल देंगे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद लतीफ़ खावर मोनिका का घरेलू मुलाजिम है और मुबैना गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुबैना गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब किए गए। अदालत ने समात 8 दिसंबर तक अब मुलतवी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक खावर मोनिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान कलमबंद करवाया और गवाह मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों एक साथ कमरे में मौजूद रहते। जब मैं कमरे में दाखिल होता तो मुझे गालियां देकर बाहर निकाल देते। अदालत ने पूछा कि क्या आप रो रो कर इतने कमज़ोर हो गए हैं, ये सवाल किया गया। दरख्वास्त गुजार वकील जुमे को केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल देंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुसैन मुफ्ती ने, माहिर कानून है। अब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि अब जो ये मुबैना गैर शरई निकाह का केस है, इसमें बहुत सारी अहम पेशरफ्त सामने आ रही हैं और कुछ अहम बयान भी अब कलमबंद कर लिए गए हैं। जिस तरह से मुलाजिम का भी एक बयान सामने आता है, क्या समझते हैं आप इस केस में अब क्या कोई मज़ीद प्रॉब्लम सामने आने जा रही है, मसला मसाइल होगा और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा? देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता इस बात पे, क्योंकि मैटर जो है अदालत में सब जुडिस है और ट्रायल उसका चूंकि चल रहा है, तो इसलिए इसके मेरिट्स पे बात करना तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जिस शख्स को हम कौम का लीडर या नजात दहिंदा समझते हैं, ऐसे बंदे को अपने मामलात में बड़ा क्लियर होना चाहिए। बाकी ये एक और अदालत की भी जुरिस्डिक्शन बनती है इसमें। प्रोबेबली जो जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट है कि ये अदालत में चल सकता है, यानी सिविल अदालत में केस चल सकता है या नहीं चल सकता, तो इसमें मेरी राय ये है कि एक और अदालत ऐसी है जिसमें ये रिलीजियस मैटर्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं और बेसिकली सोल जुरिस्डिक्शन फेडरल शरीयत कोर्ट की है कि वो इस बात में राय दे सके कि ये जो निकाह है इसकी क्या कानूनी या शरई हैसियत है। ठीक है हुसैन साहब, ये बताइएगा कि इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, नाअहली हो सकती है ऐसे मामलात के अंदर लीगली, अगर आप बताएं तो? देखिए, ऑब्वियसली जो पहली शर्त है किसी भी शख्स के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई इस तरह का अहम ओहदा रिटेन कर सकता है कि वो ना सिर्फ मुसलमान हो बल्कि इस्लामी अहकामात की पैरवी में भी
आगे आगे हो और वो बैन ही इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो। तो ऐसा मुमकिन है कि अगर कोर्ट ऐसी कोई वर्डिंग दे देती है, लेकिन मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ है कि शायद सिविल कोर्ट को इसका इख्तियार है या नहीं है। तो ये ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा कि ऐसे मामलात के अंदर अमूमन जो है वो सज़ा क्या होती है, कितने अरसे की होती है और किस तरह की जो है उसमें सज़ाएँ होती हैं? देखिए, बात यह है कि ये इसमें सज़ा का तो कोई तसव्वुर नहीं है। मैक्सिमम कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो निकाह था वो फासिक था, गैर शरई था, या वो बिल्कुल ही वॉइड था। इसके अलावा ठीक है। हुसैन मुफ्ती हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस मामले के अंदर अब ये डेवलपमेंट सामने है कि एक अहम बयान रिकॉर्ड किया गया है। केस के चारों गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। मुबैना गैर शरई निकाह का केस है और अब इसमें चारों गवाहान के बयान कलमबंद किए गए हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करें। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन सज़ा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नून लीग के कारकुन की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी क्योंकि साबिक चेयरमैन अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए सबके सामने है, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना मानकर इंतखाबात करवाने का कहा गया। लंदन प्लान के हिस्से पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि दोहरा मयार नहीं चलेगा, माजी से सबक सीखना पड़ेगा। नौजवान बाशऊर हो चुका है, वो किसी ड्रामेबाजी में नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत देने की इस्तदा की गई। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 3.25 लाख से ज़ायद फ़ौज की मदद तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को ख़त भी भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों आईजीज़ ने बताया कि दस्तियाब नफरी 3 लाख से ज़ायद है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। विफाकी दारुल हुकूमत में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के लिए 4500 सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब हैं। शहर इक़्तिदार में 4500 एहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की ज़रूरत है। फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती यकीनी बनाई जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इससे मुताल्लिक आगाह भी किया जाए। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। वजारत ख़जाना इससे कबल 10 अरब रुपए जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना की तरफ से 27.4 अरब रुपए जारी हो गए हैं। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं और इससे कबल 10 अरब रुपए भी जारी कर चुका है इलेक्शन कमीशन को। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, ये क्या वो तमाम रकम है जो इलेक्शन कमीशन ने तलब की थी और वो सब जारी कर दी गए हैं उनको रकूम?
इलेक्शन कमीशन की जानिब से बारहा ये कहा भी गया और कल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया कि उनकी तरफ से जो वजारत ख़जाना है वो फ़ंड्स जो हैं वो मुहैया नहीं कर रही है। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि ना सिर्फ वजारत ख़जाना को ख़त लिखा गया है बल्कि वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म उनको भी ख़त लिखा जाएगा। और फिर हमने देखा कि जब सेक्रेटरी ख़जाना यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कहा कि हम 1 से 2 दिन में फ़ंड्स जो हैं वो जारी कर देंगे जितनी इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत होगी। और आज जो है वजारत ख़जाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं। और अब इससे पहले जो 10 अरब रुपए हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए दिए गए थे। तो अब टोटल जो है वो 27 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए गए हैं। जबकि अगर हम बजट की बात करें तो बजट में 42 अरब रुपए इलेक्शन के लिए रखे गए थे, लेकिन अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना से 17 अरब जो रुपए हैं उनकी डिमांड की थी, जिसको कि आज वजारत ख़जाना ने वो फंड्स जो है इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं। जी शबिया, ये भी बताइएगा कि कल तक ये कहा जा रहा था कि 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ये क्या पहली किस्त जारी की गई है या इसके बाद मजीद भी रकम तलब की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी किस्त? जी बिल्कुल, हमने यही देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जब बारहा कहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी का फैसला आया उससे पहले और उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबात की सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। हल्का बंदियों के हवाले से जो बात की जा रही थी तो 30 नवंबर की जो तारीख दी गई थी 30 नवंबर को ही हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है हतमी वो जारी कर दिया गया था। और इसी तरह हम देख रहे थे कि बाकी सारे मामला भी चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में फ़ंड्स की कमी हो रही थी, जिस हवाले से बारहा वजारत ख़जाना को कहा गया कि फंड्स मुहैया किए जाएं। लेकिन जब वजारत ख़जाना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कल सुबह हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि फंड्स जारी कर दिए गए हैं। शबिया नकवी, आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। 17.4 अरब रुपए वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं। अब यहाँ खबर यह है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों में इख्तलाफात का अब नोटिस ले लिया है। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से रोक दिया गया है। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर लिए गए हैं। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। ये फैसला किया गया है। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों के इंटरव्यू के दौरान बदमज़गी के बायस बाज़ वाक़यात पेश आए थे जो रिपोर्ट भी हुए थे और उनका अब नोटिस ले लिया गया है। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों में इख्तलाफात का ही नोटिस लिया है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की है। आपको अपडेट करें साम खबर से कि नून लीग के पार्लिमानी इजलास के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये मुलाकात की है। इजलास की सदारत कर रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया है और सीट एडजस्टमेंट की बात भी चल रही है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत भी कर रहे हैं। आज KPK के 10 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, जबकि हज़ारा और मालाकंडवियन के 48 सूबाई असम्बली के हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं। आज पार्लिमानी बोर्ड मजमूई तौर पर 96 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रहा है। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, इसहाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के मरकज़ी और सूबाई अहदेदार भी इस इजलास में शरीक हैं। और ये पैनल इंटरव्यूज़ कर रहा है। 96 कुल उम्मीदवार होंगे जिनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे इस पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से। तो इस इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ भी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि साबिक चेयरमैन PTI को जेल में हर तरह की सहूलियात मुयसर हैं। क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? क्या जेल के किसी दूसरे कैदी के पास इतनी सहूलतें हैं? जी हाँ, आज इसके लिए तमाम इदारे एक पेज पर नहीं हैं। कौम पहले तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी, आज कौम आगाह है। क्या पाकपतन के लोग इन चीज़ों को भूल सकते हैं? पाकि खालिफ कुव्वतें एक एजेंडे पे तुम्हें जरूर सपोर्ट कर रही हैं, मगर कौम जान रही है, कौम उस वक्त 2018 में तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी,
आज पाकिस्तानी कौम आपके करतूतों से आगाह है। क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीजों को? जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। ये अहम मुलाकात है चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के घर आमद हुई और दोनों रहनुमाओं की आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत हुई। बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और चौधरी शुजात के दरमियान ये सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। इससे पहले JUI के साथ भी फैसला किया गया कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और इंतखाबात से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, मेल मुलाकातें चल रही हैं। और अब खबर यह है कि चौधरी शुजात की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, क्या इसका हतमी फैसला कर लिया गया या अभी सिर्फ ये एक खबर सामने आई है? जी देखिए, अभी ये मुलाकात थी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी हैं और कैंडिडेट के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। इस दौरान ये अहम मुलाकात जो है हंगामी तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है और साबिक जो है वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने उनकी अपनी रिहाइश गाह पर जो है चौधरी शुजात से मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो जारी रही है। ताम ये मुलाकात जो है खत्म हो चुकी है। कुछ देर पहले जो है वो दोनों रहनुमा जो है वहाँ से रवाना हो चुके हैं। ताम इस मुलाकात में ये जरूरी अमर है कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है उस सीट एडजस्टमेंट की भी बार भी मुशावरत की जाएगी। ताहम इस पर हतमी फैसला ताहम अभी तक नहीं किया गया। ये मुस्लिम लीग नून की जानब से हतमी फैसला जो है वो पार्टी कायद और पार्लिमानी बोर्ड जो है वो खुद करेगा। मुलाकात में मुशावरत लाजमी की गई है और मुशावरत के बाद अब अगला लाएमल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कायद है नवाज शरीफ, उनकी मुशावरत के साथ किया जाएगा। ठीक है, नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। ज़ुहैब काज़मी, अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। SP CIA साउथ आफ्ताब अहमद कहते हैं कि गैर मुल्की मुलजिमान गैर मुल्की हसास इदारों के लिए काम करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि वो गैर मुल्की रिहायशी हैं जो कि खुफिया गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर पाकिस्तान में आए सिख यात्रियों से वारदात करते और फरार हो जाते। कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज़ायद बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। तफसीलात आपको दिखाते हैं। बिजली कंपनीज का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। बिजली कंपनीज के जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनीज की जानिब से 30 दिन से जायद की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनीज ने एवरेज बिल भेजे। हैप्को ने जुलाई में 57 लाख से जायद सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 22,65,271 सार्फिन को ओवर बिलिंग की। 1,38,723 सार्फिन को बगैर तस्वीर के बिल भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गैपको ने जुलाई में 4,63,360 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 11,92,062 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा की ओवर बिलिंग की। फेस्को ने अगस्त में 8,44,058 सार्फिन को 1 माह से ज्यादा के बिल भिजवाए। लेस्को ने जुलाई में 6,85,588 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 6,50,460 सार्फिन को ओवर बिलिंग की। लेस्को ने जुलाई में 1,23,440 सार्फिन और अगस्त में 1,26,000 सार्फिन को बगैर तस्वीर के बिल भिजवाए।
केस्को ने जुलाई में 5,21,624 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल, जबकि अगस्त में 2,08,481 सार्फिन को ज्यादा दिनों के बिल भिजवाए। केस्को ने जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को ओवर बिलिंग की, जबकि जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को बगैर तस्वीर वाले बिल भिजवाए गए। सकर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने अगस्त में 3,25,764 सार्फिन को ज्यादा दिनों के बिल भिजवाए। जुलाई में के इलेक्ट्रिक के 77,869 सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए गए। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त में 65,675 सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए। रिपोर्ट में करार दिया गया कि बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बदयानती की और बिजली कंपनीज की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। इस इकदाम से बिजली कंपनीज को बिलों की वसूली कम रही। नेपरा ने बिजली कंपनीज को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली है और 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत की है। एलामे के मुताबिक खराब मीटर्स को जल्द अज जल्द तब्दील करने, गलत बिलों को दुरुस्त करने का हतमी वक्त दे दिया गया है। बसूरत दीगर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर्स तब्दील न करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले पर के इलेक्ट्रिक से वजाहत तलब कर ली है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा ने। ग़ुलाम मुर्तज़ा, आवाम पहले ही हम देख रहे हैं कि महंगाई से खासे परेशान है, मुश्किल का शिकार हैं, लेकिन यहाँ पर एक और उन पर बम फोड़ा जाता है। बम ये फोड़ा जाता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं वो ओवर बिलिंग करती हैं और ओवर बिलिंग के ज़रिए जो सार्फिन हैं उनकी जेबों पर 675 अरब रुपए का डाका डाला जाता है। क्या ये मजाक है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग पर ये नेपरा ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है, इसके ऊपर तमाम जो पावर सेक्टर के सेक्रेटरी भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि 675 अरब रुपए जो है कौम की जेबों से निकाले गए हैं, गरीब और ईमानदार सार्फिन की जेबों से निकाले गए हैं। ये वो सार्फिन है जो रोजाना बिजली जितनी भी इस्तेमाल करें उसका माहाना बिल अदा करते हैं। उनके साथ अगस्त और जुलाई में मैप्को ने भी खिलवाड़ किया है, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने, सेप्को ने भी किया है, गैपको ने भी किया है, और फैसलाबाद वाली कंपनी फेस्को, लेस्को, और इसके साथ साथ जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है हेस्को, उन्होंने भी, और फिर इसके साथ साथ हमने देखा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी पीछे नहीं रही। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कोई इलेक्ट्रिक ने भी इसी तरह की कार्रवाई की है। अगर हम देख रहे हैं कि पैसे कितने ज़ाया किए गए हैं तो बताया ये जा रहा है कि 900 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई थी, लेकिन हुकूमत जो है उसने महज 327 अरब रुपए ही सब्सिडी फराहम की है और 573 अरब रुपए सब्सिडी की बाद में जो थे वो सार्फिन से ही वसूल किए गए हैं। अब एक तरफ 675 अरब रुपए की ओवर बिलिंग है और 573 अरब रुपए वसूल किए हैं उनसे सार्फिन से जो सब्सिडी की बाद में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 ट्रिलियन से जायद रकम ये बनती है। 1100 अरब के करीब ये रकम है जो गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल की गई है। कोई नहीं, जैसा कि नेपरा ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, तो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानूनी कार्रवाई नेपरा एक्ट जो है, अगर उसके मुताबिक हम देखते हैं, नेपरा को तो जब ये सारी तहकीकात मुकम्मल हो गई थी, नेपरा को चाहिए तो ये था कि वो फौरी तौर पे ऑर्डर करते कि जहाँ जहाँ जिस सार्फ को पैसे ओवर बिल किए गए हैं वो फौरी तौर पे इनसे वसूल किए जाते और नेपरा अपने सार्फिन को जो है वो भिजवा देता, या इनको कहा जाता कि आप एडजस्टमेंट करें, जितनी ओवर बिलिंग की है उतनी ही उन सार्फिन के साथ एडजस्टमेंट करके उनको रकमें वापस करें। क्योंकि हालत अवाम की जो है वो तो इस तरह की है कि काटो तो लहू नहीं है, हर तरह की महंगाई हर तरफ से उनको हिट कर रही है। इन्फ्लेशन जहाँ तक देखते हैं उसकी बात देखें, उसके बाद आटा, चीनी, चावल। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, ये तो सजा ना हुई अगर वो जो रकम जो उनकी उन पर जो टीका लगाया गया, जो रकम उनसे वसूल की गई है, ओवर बिलिंग की गई, अगर वो इनको वापस कर दें तो ये सजा तो नहीं है। अगर ये इंटेंशनली भी हुआ या गफलत भी हुई, दोनों सूरतों में इस पर कोई कानूनी तौर पर सजा तो होनी चाहिए। मैं यहाँ अर्ज करूँ क्योंकि मैं पावर सेक्टर का ही तालिब इल्म हूँ, पावर सेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ, ये गलती से नहीं हुआ, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जानबूझ के की गई है और जानबूझ के अवाम की जेबें जो है वो काटी गई हैं। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम को पैसे वापस किए जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हर्ट हुई है, सबसे ज्यादा जो इंजरी हुई है वो अवाम को हुई है। तो कंपनी के ऊपर जो है वो अरबों खरबों के आप जुर्माने आयद कर सकते हैं, उनके लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं, उनके ऊपर आप गवर्नेंस मॉडल को रख सकते हैं। बल्कि अभी SIFC में भी और दीगर जगहों पे भी जहाँ पे हमारा टैक्स फोरम्स हैं,
अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब बात होती जा रही है तो पता चलता है कि पावर सेक्टर के जो नुकसानात हैं वो इतने हद तक बढ़ गए हैं कि शायद उनका इंतजाम जो है वो हमें अस्करी इदारों के सुपुर्द करना पड़े। वहाँ पे हमें कुछ ठीक है, लास्टली क्योंकि आप इस मामले को समझते हैं गुलाम मुर्तज़ा, तो ये भी बताइएगा कि इसका वन लाइनर बताइएगा कि इसका मुस्तकिल हल अब क्या निकाला जाएगा। देखिए, मुश्किल हल इसका फौरी तौर पे ये है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। वन थिंग। सेकंड ये है कि जो सब्सिडी की मद में कहा ही जाता है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो हमारी ही जेबों से निकाल के सब्सिडी की मद में दी जाता है। इनको एक यूनिफाइड टैरिफ बता देना चाहिए कि भाई 22 रुपए का, 21 रुपए का या 19 रुपए का पर यूनिट कॉस्ट है हर तरह के लॉसेज, लाइन लॉसेज और सीपेज लीकेज डाल के, और फिर 19 रुपए, वो गरीब हो, वो अमीर हो, कोई भी हो, उसको 19 रुपए यूनिट जो है वो लगा दिया जाए। जो भी टैक्सेस वसूल करने हैं या कुछ और चीजें वसूल करनी है वो इससे विदड्रॉ किए जाए। ठीक है, इसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसका डेफिनेटली मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए और इस पर कानूनी तौर पर जो इस पर हिकमत अमली है वो भी इख्तियार की जानी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल के अंदर ऐसे मामला जो है वो रिपोर्ट ना हो या सामने नहीं आने चाहिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बुरी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में कई गुना इजाफा कर दिया गया। लर्नर लाइसेंस की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दी गई है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। पंजाब काबीना ने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। इजलास की सदारत वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने की है। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फ़ीस से बनाए जाएंगे और LTV, HTV, PSV लाइसेंस फ़ीस की शरह में भी इजाफा होगा। तारकीन वतन ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये एक बुरी खबर भी है क्योंकि जो 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फ़ीस पे बनाया जाएगा, लेकिन मज़ीद इजाफा अब फ़ीस के अंदर, लाइसेंस की फ़ीस के अंदर किया गया है। तारकीन वतन ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए डेफिनेटली ये एक बुरी खबर है कि ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में अब कई गुना इजाफा किया गया है। जो रकम 60 रुपये थी, 60 रुपये में वो लाइसेंस बनता था, अब वो 1000 में बनाया जाएगा और इसका इतलाक 1 जनवरी से किया जा रहा है। पंजाब काबीना ने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है और ये इजलास हुआ मोहसिन नकवी वज़ीर आला जो हैं उनकी ज़ेर सदारत। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सीनियर पुलिस अफसरों को तलब कर लिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी आजम बट की दरख्वास्त पर यह समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। जिन बच्चों का नाम CRO में शामिल किया गया उसे खारिज किया जाए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, अहम केस के अंदर मामला है जो सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज बानी रहनुमा PTI बरस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन नए इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार फरीक मुकर्रर करे जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। PTI इलेक्शन महज दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह खबर है। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता अब दरख्वास्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए हैं। अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी उन्होंने अब दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए हैं। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो निगरानी करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अहम खबर दरख्वास्त गुजार ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उस हवाले से आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन निगरानी के लिए गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे। अकबर एस बाबर की जानिब से दरख्वास्त में ये कहा गया है और मज़ीद ये कि इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त के हमरा फुटेज और दीगर शवाहिद भी
इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, बताइएगा इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनता पार्टी इलेक्शन है उनको चैलेंज करने के लिए जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर, वो इलेक्शन कमीशन में आ चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी है और उनकी तरफ से दरख्वास्त जमा कराई गई। उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि PTI इलेक्शन महज दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी, जबकि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 208 और झेली शिक जो है 2 की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम 3 सफ़ातों मुश्तमिल दरखास्त में इलेक्शन एक्ट 217 के सेक्शन 208 का हवाला दिया गया है, जबकि 30 नवंबर 2023 को PTI कवर कमेटी के जो प्रेस रिलीज 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया था। अभी उनकी से जो बात भी जो हुई है तो उनका यही कहना है कि उन्होंने न सिर्फ दरखास्त जमा करवाई है बल्कि उन्होंने एक वीडियोस भी दी हैं और वो दरखास्त जमा करते उनको ये कह रहे थे कि आप देख लें कि इसमें काफी ज्यादा वीडियोस है। जब हमने उनसे बात की उन्होंने कहा कि 6 से 7 दरखास्तें हैं जो आज इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उनको दोबारा करवाने के लिए जो है यहाँ जमा कराई जाएंगी। जी ये बताइएगा शबिया नकवी के जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है, दी गई है, उस पर समाअत कब होगी, उस पर जो पेशी है दोबारा वो कब होगी और उस पर कब सुनवाई होगी? हमने जब उनसे ये बात की है तो उनका यही कहना है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मैं मीडिया से बात करूंगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है इस पे समाअत हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम बला बचाने निकले हैं। तो इस वक्त हमारा मोटो यही है, हमारा मकसद यही है कि जो बले का निशान है हम उसको बचाएं। और क्योंकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए तो जब तक पार्टी इलेक्शन सही नहीं होंगे तब तक निशान जो है वो कैसे दिया जा सकता है। तो इसीलिए हम ये दरखास्त लेके आए हैं और इस पर हम यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये समाज के लिए मुकर्रर की जाए। जी ठीक है, शबिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान अहमद ने, माहिर कानून है, उनसे जानते हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो दिया गया है, दरख्वास्त जमा करवाई गई है अकबर एस बाबर की जानिब से। क्या समझते हैं आप कि उनकी दरख्वास्त में कोई दम है, कोई उस पर पेशरफ्त हो सकती है या उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस का जिक्र है कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को एनलिस्ट किया जाता है, उसके बाद हर 5 साल के अंदर उन्हें अपना इलेक्शन जो है वो करवाना चाहिए और वो इलेक्शन करवाने के बाद जो है वो एक सारा प्रोसेस जो है जिसके अंदर जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके ऑफिस बेरियर्स कौन से हैं, उनके डेजिग्नेशंस क्या है, वो एक 209 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो एक सर्टिफिकेट उसे जमा करवाना होता है 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब कल ये सर्टिफिकेट जो है उसका उन्होंने जमा करवाया है अलॉन्ग विद द एनेक्सेस, बट इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 23 नवंबर का एक ऑर्डर है जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइन दी थी कि आप इसके मुताबिक अपना इलेक्शन करवाएं, एक, और दूसरा उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कॉम्पिटेंसी है कि जब उसके पास ये चीजें आती हैं तो फिर उनकी स्क्रूटनी करती है और फिर उसको मैंडेटरी है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसको एक सर्टिफिकेट इशू करे 210 के नीचे, सेक्शन 210 के नीचे, ताकि फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एलिजिबल होती है सेक्शन 215 के नीचे अपने पार्टी सिंबल्स के लिए। अब क्योंकि 2 नई एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तो अपने लेवल के ऊपर उसको स्क्रूटनी करेगा कि क्या वो जो प्रोसेस है वो 202, 206। ठीक है हाफिज़ एहसान साहब, हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हमें बराह रास्त जाना है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जाने। अभी आपको बताएं कि बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो निगरानी करे, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। इससे पहले आपको बताएं कि एक दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की जानिब से
और उस दरख्वास्त में कहा गया है कि गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन निगरानी के लिए तीसरा फरीक मुकर्रर करे और बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। अकबर बाबर ने दरख्वास्त के हमरा फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। PTI इलेक्शन महज दिखावा था, ये कहा गया है। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शराज, मजीद क्या कहा गया है दरख्वास्त में? देखिए, पाकिस्तान के कर लिया गया है में और इस हवाले से जो पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जो है वो दायर कर दी है और दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नए इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो दे दे और इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार फरीक मुकर्रर करे। साथ ही साथ ये भी अकबर बाबर की जानिब से जो है इस्तदा की गई है कि शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन कराने तक जो है इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाए। दरखास्त में ये भी जो है गुजारिश की गई है कि PTI इलेक्शन महज दिखावा है, फरेब इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की जो है वो नाकाम कोशिश थी। अकबर बाबर ने दरखास्त में ये भी कहा है कि फ्रॉड इंतखाबात जो इंतखाबी अमल है उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उनको वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम कर दिया है। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा अकबर बाबर ने जो है दरखास्त के हमरा वीडियो फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 का हवाला दिया गया है। अकबर बाबर की जानिब से ये भी कहा गया है कि 30 नवंबर 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमेटी के प्रेस रिलीज 2 दिसंबर को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया और वफाकी सतह पर जो है कमीशन की किसी और अहदेदार का नाम नहीं दिया गया। दरखास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कवायद ज़वाबित शेड्यूल कागजात नामजदगी का वक्त और तरीक़ाकार जो है वो नहीं बताया गया और कागजात की वसूली और मुस्तरद करने की तारीख जो है उसकी अपीलों की समाअत के बारे में भी कुछ जो है नहीं बताया गया। 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में किसी किस्म की मालूमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर दस्तियाब नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2023 को 4:45 पर PTI अरकान के वक्त के हमरा मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो गया था। दरखास्त में ये भी कहा गया है कि PTI नुमाइंदे ने मतलूबा मालूमात फराहम करने से जो है माजूरी जाहिर की और ये वाक़या कम्युनिटी चैनल पर भी दिखाया गया। इसके अलावा अकबर बाबर ने ये भी कहा कि इस रोज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहदेदारों के लामगाबा इंतखाब की जो है वो खबर नशर हुई और इस बाबर ने PTI की जो वेबसाइट है उस पर जारी होने वाली खबर भी दरखास्त के साथ जो है मुंसलिक की है और कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट जो है मतकादी है कि हर सतह पर अहदेदारों का जो पार्टी आइन के मुताबिक 5 साल के लिए इंतखाब है वो किया जाए। वो साथ ही साथ ये भी दरखास्त में कहा गया है कि कानून के मुताबिक सियासी जमात के हर रुकन को जो है यकसा अंदाज में किसी भी ओहदे पर इंतखाब लेने की जो है इजाजत होगी। कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो होगा और भी 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है अकबर बाबर ने और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन से रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में मुबैना गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब किए गए। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान कलमबंद करवाया। गवाह मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते थे। दोनों एक साथ कमरे में मौजूद रहते। जब मैं कमरे में दाखिल होता तो मुझे गालियां देकर बाहर निकाल देते। अदालत ने पूछा, क्या आप रो रो कर इतने कमज़ोर हो गए हैं? दरख्वास्त गुजार वकील जुमे को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद लतीफ़ खावर मानिका का घरेलू मुलाजिम है और मुबैना गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन
सज़ा याफ्ता हैं वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नून लीग के कारकुन की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी क्योंकि साबिक चेयरमैन अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए सबके सामने हैं, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना मान कर इंतखाबात करवाने का कहा गया। लंदन प्लान का हिस्से पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। उन मजीद कह रहा था कि दोहरा मयार नहीं चलेगा, माजी से सबक सीखना पड़ेगा। नौजवान बाशऊर हो चुका है, वो किसी ड्रामेबाजी में नहीं आने आएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त पे इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत देने की इस्तदा की गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों में इख्तलाफात का नोटिस ले लिया है। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से रोक दिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर लिए गए। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और वीएन पेश करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों के इंटरव्यू के दौरान बदमज़गी के बाज़ वाक़यात भी पेश आए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की है। बिल्कुल, ये एक काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के घर पर आमद हुई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इंतखाबात का मामला है, ये वो तमाम तर मामले हैं जो ज़ेर गौर आए और दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल भी इजलास में शरीक थे। इसके अलावा जो दीगर लीगी रहनुमा हैं उनमें जावेद लतीफ़ का एक स्टेटमेंट सामने आया और वो कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल में हर तरह की सहूलत मैसर है। क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? क्या जेल के किसी दूसरे कैदी के पास इतनी सहूलतें मौजूद हैं? आज इसके लिए तमाम इदारे एक पेज पर नहीं हैं। कौम पहले तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी, आज आगाह है। क्या पाकपतन के लोग इन चीज़ों को भूल सकते हैं? क्या कहते हैं, देख लेते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें एक एजेंडे पे तुम्हें जरूर सपोर्ट कर रही हैं, मगर कौम जान रही है, कौम उस वक्त 2018 में तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी। आज पाकिस्तानी कौम आपके करतूतों से आगाह है। क्या पाकपतन के लोग भूल सकते हैं इन चीजों को? एक पार्टी ऐसी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। पीटीआई मुल्क को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चंद ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने खोदे गड्ढे में गिर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन पीटीआई की करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। कौमी खजाने के अरबों रुपए सोशल मीडिया पर उड़ाए गए। सोशल मीडिया का दौर है, हक़ाइक़ को छुपाया नहीं जा सकता। आगड़ खेड़ यही चल रही है सोशल मीडिया के, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं। ना इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पार्टी इनकी तितर बितर है, पार्टी के पल्ले कोई नहीं, उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं। तो फिर ये यही इस किस्म की शर्मंगेजियां ही करेंगे ना। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है। आजकल खेड़ खेड़ यही चल रही है सोशल मीडिया के, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं। ना इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पार्टी इनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने से ही कौम तरक्की करती है। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बने तो कुछ तब्दीली आई। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत से अच्छे मंसूबे शुरू किए। सब लोगों ने कहा कि ये सियासत है, लेकिन ये बेनज़ीर का विजन था। ख़वातीन को बुनियादी हकूक़ देना होंगे, ये उन्होंने कहा। मुल्की ख़जाने के अरबों रुपए सोशल मीडिया पर लगाए गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जब भी
तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी जब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। औरत अपने आप को मजबूत सतून नहीं समझेगी। अभी तक मैं माफ़ी के साथ ये बात कहने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, अभी तक हमारी औरतों ने अपने आप को पहचाना नहीं है। पहले आप अपनी ताकत को पहचानें, आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं एक और अहम मामले के हवाले से। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दायर जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को रिहा करने से मुतालिक SHOs को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को अदालतों में पेश करने से रोक भी दिया है। SHO शख्सी ज़मानत पर कम उम्र बच्चों को रिहा करें, जस्टिस अली ज़िया बाजवा का हुक्म। अहम खबर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को रिहा करने से मुतालिक SHOs को अहकामात जारी कर दिए हैं और अदालत ने ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को अदालतों में पेश करने से भी रोक दिया है कि कम उम्र बच्चों को अदालतों में पेश ना किया जाए। SHO शख्सी ज़मानत पर कम उम्र बच्चों को रिहा करें, जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ये हुक्म सादिर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर है। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। सुलेमान, इस हवाले से डिटेल्स बताइए। लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SP PRO अदालत में पेश हुए हैं। SHO शख्सी जमानत से कम उम्र बच्चों को रिहा करने का हुक्म दे दिया जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को रिहा करने से मुतालिक SHO को अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को अदालतों में पेश करने से रोक भी दिया है। SP PRO ने अदालत में बताया कि कम से कम बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है और इन्होंने ये बताया कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि FIR दर्ज से लेकर एफराज तक मुकम्मल कंप्यूटराइज निज़ाम है। अब इस पर अदालत ने कहा कि आपके DIG और IT ने कहा था कि कम से कम बच्चों का रिकॉर्ड नहीं बन रहा। अदालत ने बताया कि अदालती हुक्म के बाद लाइसेंस बनवाने वालों की क्या तादाद रही है। इस पर CTO ने बताया कि 14 लाख के करीब लंदन लाइसेंस बन चुके हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक जो CTO की रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाई गई इसमें यह था कि कम से कम ड्राइवर के खिलाफ जो है 7032 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 9035 अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 16,587 टोटल FIR इस जमन में जो है वो दर्ज हुई है। जिस पर अदालत ने सरकार के क्या SHO के पास काबिल जमानत जराइम पर जमानत ले सकते हैं, जैसे CTO ने बताया कि जी SHO जो है उनके पास इख्तियारात मौजूद है। अदालत ने रिमार्क किया अगर कानूनी गाड़ियों की जगह खत्म हो जाए तो ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। जिससे CTO ने बताया कि 2 थानों के पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। जिस पर अदालत ने कहा CTO साहब आप ऐसा इस केस को एक मिसाली केस बना दें, किसी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है सुलेमान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरदार इश्तियाक खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया सरदार इश्तियाक खान साहब आपके वक्त के लिए। ये कहेगा कि जो मामला है और ये काफ़ी दिनों से ऐसा चला आ रहा था और फाइनली हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और अहकामात जारी करने पड़े कि बच्चों को अदालतों में प्लीज़ ना पेश किया जाए, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, इस पर क्या कहेंगे? मेरी CCPO लाहौर से, IG पंजाब से, CTO लाहौर से इस हवाले से बात हुई थी जब ये 6 लोगों का हादसा पेश आया था, तो उसके ऊपर एक पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि आप वज़ीर आला पंजाब से कहें कि फॉर गॉड सेक आप उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो अभी पढ़ रहे हैं, आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये ऑफेंस जो है एज सच देखें, हमें सबको कानून का एहतराम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गाड़ियां नहीं देनी चाहिए, मोटरसाइकिल्स नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा गैर मौजूदगी में ले जाता है तो उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि जुवेनाइल का ट्रायल होता है और जुवेनाइल को डेथ पेनल्टी नहीं है, यानी जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको डेथ पेनल्टी की बजाय अगर वो कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस हैं तो उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये इस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी दिया है कि जब इख्तियार हासिल है, जब SHO के पास बेल बॉन्ड लेने का इख्तियार हासिल है, जब आप गाड़ी इंपाउंड करें, आप और ज्यादा सख्ती करें ताकि कोई कम उम्र जो है ड्राइवर ना ले। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है और इस फैसले को मैं खुशाइंद समझता हूँ, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कौम का मुस्तकबिल बनना है। कल को कोई CSS करेगा, कल कोई
बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, कल को यहाँ पे। लेकिन इश्तियाक साहब, ये जिस तरह हाई कोर्ट ने अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन क्या ये आईजी साहब को नहीं सोचना चाहिए था, वज़ीर आला पंजाब साहब को ये बात नहीं सोचनी चाहिए? मैंने तो आपको कहा कि मैंने इससे बहुत पहले, ये 1 महीना पहले जब ये वकूआ हुआ था, तब ही मैंने ये कहा था कि फॉर गॉड सेक एक इंसिडेंट को ऐसी मिसाल बना के लोगों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। ये सीसीपीओ साहब से आप जब विपत पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इश्तियाक साहब ने इसमें ब्रीफली हमें ये कहा था कि ये कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है और उस मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर हमें दोबारा बहुत सारी जगहों पे चीजों में इस चीज के हवाले से हमें अपनी आवाज उठानी पड़ी। फिर हमने अपने इजलास में भी ये बात की। इश्तियाक साहब, इस पे हम किस तरह की कानून साजी कर सकते हैं कि एक बच्चों को सबक भी मिल जाए लेकिन उनका ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना बने, और पेरेंट्स के लिए भी कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि वो कम उम्र बच्चों को इस तरह से परमिशन ही ना दें या उनके हाथ में कोई व्हीकल ही ना दें? देखें, पूरी दुनिया के अंदर सिविलाइज सोसाइटी के अंदर कवानीन मौजूद हैं। अगर लाइसेंस होल्डर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए सजा और है, और अगर लाइसेंस के बगैर कोई करता है ड्राइविंग तो उसके लिए सजा और है। अब यहाँ पे हमारे कानून साजी होनी चाहिए और उसके अंदर ये जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि इस माहौल के अंदर, जिस माहौल में ये मुआशरे में हमारे बच्चे रहते हैं, कानून साजी होती है उस हवाले से। और इसमें कानून साजी के 100 रास्ते हैं। गाड़ी बंद होनी चाहिए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं दी जानी चाहिए, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देते हुए ये चीज को इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो उसका लाइसेंस होल्डर है वो उसको तंबीहनामा साथ दिया जाएगा कि अगर ये गाड़ी किसी बगैर लाइसेंस के शख्स ने चलाई तो आपकी गाड़ी की उस पे फाइन होगा। पहले थोड़ा फाइन पहले कॉशन पे, दूसरे पे ज्यादा कॉशन, तीसरे पे उससे ज्यादा कॉशन। यानी अगर 10,000 पहले रखा है, फिर 50,000 रखें, फिर लाख रुपया रखें, ठीक है ना। और इस तरह से जब मॉनेटरी स्ट्रेस होगा लोगों के ऊपर तो कोई शख्स भी अपनी गाड़ी लाइसेंस होल्डर के बगैर। अच्छा इश्तियाक साहब, अब जिन बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गए हैं, मुकदमात में उनके नाम आ गए हैं, अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा? ये क्या वो वापस अंडू कर दिए जाएंगे? जी, वो देखें, ये इन्होंने जो CR सिस्टम बनाया हुआ है ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम जो इन्होंने, उसमें से नाम उनका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर FIR के अंदर उनके नाम मौजूद हैं तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। वो ये नहीं है कि उसके लिए कोई अमर माने हैं ऐसा कोई, क्योंकि जब किसी की बेल होती है तो उसमें वो भी एंटर होता है। जब वो पर्चा खारिज होता है तो उसमें से वो भी लिखा जाता है कि ये पर्चा खारिज हो गया। जब उसकी इक्विटल होती है कोर्ट से तो उसके आगे एक दफा नाम तो शामिल हो जाता है ना? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना कि अगर वो उसको एक्सक्लूजन का मोड मौजूद है तो इनका नाम वंस फॉर ऑल एक्सक्लूड करके उनके हवाले से जो है गाड़ी या जो मोटरसाइकिल है। अच्छा इश्तियाक साहब, यहाँ पर हर चीज़, हर सिस्टम पूरा मौजूद है, हर इदारा फाल है और अपने काम भी, अपने फ़राइज़ भी अंजामदेही के साथ कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात होते हैं तो अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है, और जो हमारे इदारे हैं जो उन्हें करना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाते हैं तो अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है? देखें, हमारी एग्जेक्टिव फेल है। आप कहते हैं ना कि सारे इदारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट में अगर बर्डन देखा जाए तो 80% से ज्यादा जो हाई कोर्ट में केसेस हैं वो एग्जेक्टिव्स की नाअहली की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से होते हैं या उनकी इनएबिलिटी की वजह से होते हैं। और एग्जेक्टिव का सारा बोझ जो है वो जुडिशरी को उठाना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है। आप देखें ना, जब हाई कोर्ट का एक जज डायरेक्शन देता है कि आप इसको डिसाइड कर दें एक पिटीशन को चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं 15 दिन का टाइम कम अज कम हमें चाहिए, मैंने सुनना है, दोनों पार्टियों को बुलाना है, और 15 दिन के बाद जब वो डिसाइड नहीं करते हैं तो उस पर फिर एक और कंटेम्प्ट आती है कि दैट ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। फिर उसके बाद वो एक ऑर्डर करके लाते हैं जो कि उनका लॉ ऑफिसर बना के लाता है। तो इश्तियाक साहब, ये जो एग्जीक्यूटिव नाअहली के, अच्छा जी कंप्लीट करें। एक सेकंड, मैं इसको कंक्लूड कर लूं। जी। वो एक केस करने के लिए उन्हें 15 दिन और फिर अगले 15 दिन चाहिए। बिल्कुल। और जज के पास एक दिन में 150 केस होता है। अच्छा। और कहा जाता है कि आज ही उसको फैसला करके वो सारा का सारा चला जाए। और उसके पास 2 स्टैंड होते हैं और सारी मतलब दिन रात उसने काम करना है। सारा बर्डन जुडिशरी पे इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारी एग्जेक्टिव फेल हो चुकी है। अपने जो किरदार था, जो उनका अपना काम था,
वो काम करने में फेल हुए। एग्जेक्टिव फेल हुए हैं तो जुडिशरी पे बर्डन आ गया है। नुकसान किस केस में? इसमें लिटिगेंट्स का है, अवाम का नुकसान है, सारा नुकसान इन आम मासूम शहरियों का है और उनका नुकसान जो है वो बेरेबल नहीं है। साहब, वकला बरादरी में इतनी यूनिटी है, आप लोग एक कोई भी ऐसा कोई गलत इंसिडेंट होता है आप लोग स्टैंड करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने भाइयों के लिए, लेकिन इस तरह के मामलात पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? हमने हमेशा, जब भी हमारी आईजी से मीटिंग हुई है, जब से हमारी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, जब भी हमारी एग्जीक्यूटिव के साथ या जुडिशरी के साथ मीटिंग होती है, तो इन्हीं इश्यूज को हम उठाते हैं। हम अपने किसी जाती इशू के लिए किसी के पास नहीं जाते। हम पब्लिक एट लार्ज की आवाज को इन तमाम इदारों के सामने उठाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। सिस्टम को ठीक भी तो हमने करना है, लेकिन इश्तियाक साहब, वकला बरादरी बड़ी उम्मीदें हैं उनसे भी, और जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि बड़ी यूनिटी है, लेकिन आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि एक ख़ास जमात के साथ बहुत सी वकला बरादरी की आप कह लें हमदर्दियाँ हैं या सपोर्ट है, उसमें आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे या किन अल्फाज में आप इसको बयान करेंगे कि ये ठीक है कि वकला बरादरी की किसी एक ख़ास जमात के साथ ऐसी मोहब्बत या उनसियत होनी चाहिए? नहीं, देखें, हमारे वकला के अंदर ये वकला इसी मुआशरे में से, इसी सोसाइटी की पैदावार है। इस सोसाइटी में जो ट्रेंड बनता है, जो जिस तरह से कोई पार्टी चल रही होती है, तो उसी तादाद के साथ वकला में भी इजाफा होता है। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, नून लीग के मौजूद हैं, इसमें पीटीआई के लोग मौजूद हैं, इसमें काफ लीग के मौजूद हैं, और सब लॉयर्स के फोरम्स अलग अलग मौजूद हैं। ऐसा कह देना कि किसी एक के लिए हमदर्दी, हाँ, वकील की हमदर्दी जरूर उसके साथ होती है जिसके साथ ज्यादती की जा रही हो। जो भी पार्टी जिस वक्त भी जेर अताब आई, उसके वकला ने, बल्कि मिनहसुल कौम। अच्छा इश्तियाक साहब, अभी क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि ये जो ड्राइवर्स हैं, यंग ड्राइवर्स, उनके खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट तो बड़ी एक्टिव है, उन्होंने एक्शन भी लिया है, नेक्स्ट अब क्या स्टेप है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं और क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए? बाजवा साहब ने सीटीओ को और सीसीपीओ को दी है ना, उनको कंप्लाई विद कर लिया जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला इंशाअल्लाह उल अजीज जल्दी हल हो जाएगा। और एक खुश आइन बात आपको बताऊं कि सजा जो है वो तंबीही असर रखती है, और उस असर को मैं अपने जो खिदमत सेंटर लाहौर हाई कोर्ट में बना हुआ है, तो जहाँ पे 10 से 15 लाइसेंस डेली बनते थे, अब 400 से 500 लाइसेंस वहाँ पे डेली बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा चलिए, आपने लाइसेंस की बात आपने कर दी है, तो इस पर भी जरा कमेंट कर दें कि लाइसेंस की फीस में जितना ज़्यादा इजाफा किया गया, 60 रुपये से बढ़ा के एकदम से 1000 रुपये कर दी गई है। एवरीवन कैन पे। जो शख्स गाड़ी चलाना चाहता है, मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, तो गवर्नमेंट किटी में पैसे जाएंगे तो कोई उसको नुकसान नहीं होगा। ये इशू नहीं है, ये इसको नॉन इशू को मैं कभी भी नहीं समझता। वन हु वांट्स टू डू समथिंग देन ही हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया। सरदार इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, और अभी जो मामला चल रहे हैं उन पर कमेंट कर रहे थे। लाहौर में जिस तरह से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की तादाद, वो बता रहे हैं कि जो डेली एक लिमिटेड तादाद में बना करते थे, अब वो उसकी 100% उसमें इंक्रीज़ हुए हैं। यानी अब या शायद वो वाली बात के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब आवाम बना रही है लाइसेंस भी, और इसका यकीनन फ़ायदा भी होगा। हर किसी को रूल्स को फॉलो करना ही होता है। बिल्कुल, लेकिन एकदम से 60 रुपये से आपने 1000 रुपये कर दिया, डबल ट्रिपल भी नहीं, एकदम से बहुत ज़्यादा ये मैसिव किस्म का उन्होंने शायद कोई लाइसेंस की कदर हो ना उन्हें कि 60 रुपये का लाइसेंस नहीं बनवाया, हमने 1000 का लाइसेंस बनवाया। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ख़बर यह है कि लाहौर में 1 जनवरी से लर्नर ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस में 60 रुपये उसको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। 1 जनवरी से केवल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फ़ीस से बनाए जाएंगे, कहा गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में ये अहम फैसला किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर शराज निसार से, जो इस वक्त लाहौर लाइसेंस सेंटर में मौजूद हैं। जी शराज। बिल्कुल, इस वक्त लाहौर के 12 सेंटर जो है वो ट्रैफिक के ऑपरेशनल है, 24 घंटे काम किया जा रहा है। लाखों लाइसेंस जो है वो शहरियों के हवाले करें। हम मुबश्शिर से जानते हैं कि
बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं हमें तो इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारा तो मकसद यही है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो आके अपना प्रोसीजर करवाएं, काम करवाएं। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेट दायरे में लाना है, ताकि जो हादसे हो रहे हैं कम से कम वो बंदे आएँ जिनको गाड़ी चलानी आती है, वो आके अपना लाइसेंस लें। अगर कोई बंदा गाड़ी नहीं चला भी सकता तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले लें हमसे आके। हमारे दफ्तर 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारा काम ही पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, तो हमारे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आके अपने लाइसेंस हासिल करें। वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला किया कि फ़ीस बढ़ाई जाएगी, जिसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी से होगा। लेकिन शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या कहोगे बेटा, फ़ीस बढ़ रही है? फीस बढ़े, मजदूर आदमी है इसलिए हम ये फीस नहीं इतनी बढ़ सकते। बाज़ स्टूडेंट का ये कहना है कि कोई इस तरह का पैकेज दे दिया जाए कि जो स्टूडेंट हैं 18 साल 19 साल के लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया शरात निसार। महंगाई के सताए अवाम के लिए अब एक बुरी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। लर्नर लाइसेंस की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इतलाक़ 1 जनवरी से होगा। पंजाब काबीना ने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने की। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फ़ीस से बनाए जाएंगे। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फ़ीस की शरह में भी इजाफा होगा। जबकि ये भी कहा गया है कि जो तारकीन वतन है ऑनलाइन $100 अदा करके वो भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डॉलर के हवाले से। ख़बर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे अब सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284.53 रुपये से कम होकर 284.83 रुपये पर बंद हुआ है। और इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नजीब नाइज से। जी नजीब नाइज, बताइएगा तफसीलात। नजीब नाइज से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता हुआ है और अब 284 पर ट्रेडिंग हो रही है डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर अब 284 रुपये से कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता हुआ है और अब डॉलर का रेट 284.38 पर ये बंद हुआ है। डॉलर 15 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक से ये अच्छी खबरें आ रही हैं और डॉलर मामूली सस्ता हुआ है, लेकिन 15 पैसे सस्ता होने के बाद अब 284.38 पर बंद हो चुका है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। नजीब नाइच, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर में गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान मामूली लेकिन कमी आती नजर आ रही है। 15 पैसे आज के दिन सस्ता हुआ है। 284.38 पर आज की क्लोजिंग हुई है। खास तौर पर IMF का जो टेक्निकल वफद जब से पाकिस्तान में पहुंचा है उसके बाद जो है डॉलर में कमी देखी जा रही है और वापस डॉलर जो है 280 तक आ गया है। इससे कबल जब हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन शुरू हुआ था तब भी डॉलर आखिरी 276 पर आया था। अब दोबारा डॉलर में कमी देखी जा रही है। जी ठीक है नजीब नाइच, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता हुआ है और अभी डॉलर का रेट 284 पर डॉलर बंद हुआ है। 15 पैसे सस्ता होने के बाद डॉलर का रेट अब 284.38 है। पाकिस्तान लाइव में अच्छी खबर शामिल करें तो शहरियों के लिए ये खुशखबरी है। सोना 4200 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया है। सोने की कीमत में नुमाया कमी हुई है, जिसके बाद सोने की कीमत 2,19,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। 3,601 रुपये कमी के बाद 1,88,100 रुपये फ़ी तोला हो गया है। आलमी सराफा मार्केट में सोना $37 की बड़ी कमी से 2057 फ़ी औंस की सतह पर आ गया है। फ़ी तोले चांदी की कीमत 20 रुपये कमी से 2600 रुपये हो चुकी है। शामिल करते हैं आप बुरी खबर। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरीन नहीं आ रही। स्मॉग से बागों के शहर की रौनकें अब मांद पड़ती नजर आ रही हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। AQI 242 रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में भी आलूदगी के डेरे हैं। कराची दुनिया के इंडेक्स 178 तक पहुंच गया है। आलूदगी की शरह बढ़ने से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समाज दुश्मन और दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहर्रिक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। बात करते हैं नुमाइंदे इमरान बुखारी से, जो इस वक्त IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन के हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, डेटा बैंक इकट्ठा कर लिया है। इस हवाले से बात करते हैं IG खैबर पख्तूनख्वा से कि यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कौन कौन सी वेब्स लॉन्च की गई हैं और क्या क्या हो रहा है। जी IG साहब, इस हवाले से बताइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। KP पुलिस ने अपनी जो उसकी वेबसाइट थी उसको इंटरेक्टिव किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, टेनेंट सर्टिफिकेट्स है, उसके मतलब इंफॉर्मेशन वो इंटरएक्टिवली चेंज कर सकते हैं। फिर बहुत सारी जो हमारी एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं वो मेन वेबसाइट से कनेक्ट कर दी गई हैं। किसी ने इवन बाहर बैठा हुआ बंदा है वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल वगैरह करा सकता है, तो वो भी वैसे ही करवा सकता है। यहाँ पे एप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अभी कल परसों पिशावर पुलिस ने एक फाइंड माई फोन के नाम से ऐप, फिर हमने यहाँ पे जवान ऐप इंट्रोड्यूस कराया। उससे बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि बहुत सारे जवान जो उनके मसाइल शायद बड़े जरूरी थे, वो उस तरीके से ऊपर पहुंच नहीं पा रहे थे, तो वो आए और उनका मौके पे हल हुआ, तो जाहिर है उसको उसका बड़ा फायदा हुआ एक उसमें। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, फुटेज हमें जो हमारी दूसरी ऐप है अवाम दोस्त ऐप, उससे हमें फुटेज मौसूल होती है। लोग गलत पार्किंग भी भिजवा देते हैं या कोई एरियल फायरिंग है, जो भी है वो भिजवा देते हैं, तो जाहिर है ओवरऑल आपको कंट्रोल करने में बेहतरी आती है। 13 अजला में KP में हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम किए, जिसमें एक पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप है, इदारे और पब्लिक जो वो हैं, यानी जिसने भी सिक्योरिटी कैमरे IP बेस लगाए हैं उनकी फीड आती है। उसका फायदा यह होता है कि बहुत सारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, मेन बाजार चौराहे वगैरह, वो कवर हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल आपके क्राइम कंट्रोल में और फिर क्राइम के फोरेंसिक्स दोनों में फायदा होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाहिर है ये जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जाहिर टेक्नोलॉजी को आपने एम्बेड करना है पुलिस पे, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से होटल लाई, जवान है, दीगर जो एप्स बनाई गई हैं, इनमें जहां पुलिस को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, फीड मिल रही है, वहीं पर इससे आवाम को भी फ़ायदा मिल रहा है। उनकी जो चोरीशुदा गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह की बरामदगी भी आसान हो जाती है और मुलजमान को गिरफ्तारी भी आसान हो जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, खबर यह है कि लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। SPC CIA साउथ आफ्ताब अहमद ये कहते हैं कि गैर मुल्की मुलजमान गैर मुल्की असासदारों के लिए काम करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि वो गैर मुल्की रिहायशी हैं जो कि खुफिया गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर पाकिस्तान में आए सिख यात्रियों से वारदात करते और फरार हो जाते। और ये जो काम कर रहे हैं कि सिर्फ गैर मुल्कियों को टारगेट करते हैं, मैं ऐसे लोगों को मुल्क दुश्मन समझता हूं। आगे बढ़ेंगे। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। बिल्कुल, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अब फैसला भी कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं। बिजली कंपनीज का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। बिजली कंपनीज की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनीज की जानिब से 30 दिन से ज्यादा की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनीज ने एवरेज बिल भेजे। हैप्को ने जुलाई में 57 लाख से ज्यादा सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 22,65,271 सार्फिन को ओवर बिलिंग की। 1,38,723 सार्फिन को बगैर तस्वीर के बिल भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गैपको ने जुलाई में 4,63,360 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 11,92,062 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा की ओवर बिलिंग की। फेस्को ने अगस्त में 8,44,058 सार्फिन को एक माह से ज्यादा के बिल भिजवाए। लेस्को ने जुलाई में 6,85,588 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 6,50,460 सार्फिन को ओवर बिलिंग की। लेस्को ने जुलाई में 1,23,440 सार्फिन और अगस्त में 1,26,000 सार्फिन को बगैर तस्वीर के बिल भिजवाए। हेस्को ने जुलाई में 5,21,624 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल, जबकि अगस्त में 2,08,481 सार्फिन को ज्यादा दिनों के बिल भिजवाए। केस्को ने जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को ओवर बिलिंग की, जबकि जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को बगैर तस्वीर वाले बिल भिजवाए गए। सकर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने अगस्त में 3,25,764 सार्फिन को ज्यादा दिनों के बिल भिजवाए। जुलाई में के इलेक्ट्रिक के 77,869 सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए गए। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त में 65,675 सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए। रिपोर्ट में करार दिया गया कि बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बदयानती की और बिजली कंपनीज की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। इस इकदाम से बिजली कंपनीज को बिलों की वसूली कम रही। नेपरा ने बिजली कंपनीज को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली है और 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत की है। एलामी के मुताबिक खराब मीटर्स को जल्द अज जल्द तब्दील करने, गलत बिलों को दुरुस्त करने का हतमी वक्त दे दिया गया है। बसूरत दीगर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर्स तब्दील न करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले पर के इलेक्ट्रिक से वजाहत तलब कर ली है।